420 ये तो जो हमारे पहले आईपीसी थी और उसके बाद फिर बीएनएस आ गई। हुँ, तो ये चेंज आया है, हुँ, ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, हुँ। उसकी वजह से एडवोकेट्स के लिए कितना बड़ा चैलेंज आया है ये? देखिए ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो नहीं, पर मैं ये बोलूँगा चेंजेज़ ज़रूर हुए हैं। जी, और चेंजेज़ क्या है, सेक्शन सारे बदल दिए गए, सेक्शन आगे पीछे सारे हो गए हैं। जी, तो याद रखना थोड़ा टफ तो होता ही है, पर जी, पढ़ना पड़ता है। हमारी यही हमारा काम है, यही हमारी ड्यूटी है, डेली पढ़ना है। जी, डेली कोई ना कोई पिटीशन आती है, 100-200 300 पेजेज़ की होती है, डेली तो पढ़ते हैं वो चीज़ें। जी। तो इसलिए हमारे लिए पढ़ना इतना टफ नहीं होता, हुँ, क्योंकि प्रोसीजर तो ऑलमोस्ट सेम है। जी, चीजें बदली गई, कुछ चीजें ऐड ऑन की गई, कुछ चीजें रिमूव की गई, पर आईपीसी पर कमांड होना जरूरी है अगर हमें बीएनएस को समझना है। जी, बिल्कुल। सीआरपीसी की कमांड होना जरूरी जरूरी है अगर हमें बीएनएसएस को समझना है। जी, एविडेंस एक्ट पर कमांड होना जरूरी है अगर बीएसए को समझना है। जी, ये तीनों कानून नए आए, अपने देश का कानून इसको बोल रहे हैं 2023 का। हुँ, तो इसके अंदर आप ये भी समझें कि पहले जो कुछ प्रोविजंस नहीं थे, पहले जो कुछ चीजें नहीं थी, वो चीजें यहां पर ऐड की गई। जैसे कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जी, इसके लिए अलग से सेक्शन बनाया गया। जी, स्नैचिंग के लिए अलग सेक्शन बनाया गया। जी, तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा, जो नए वकील लोग आए अभी हुँ, साल 2 साल में, उनके लिए तो डबल ये काम बन गया था। मेहनत वो डबल हो गई। आईपीसी पढ़कर आए थे, जी, बीएनएस द्वारा पढ़ना पड़ा। जी, हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे आईपीसी, तो जी, बीएनएस को पढ़ने में इतनी ज्यादा टिपिकल मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं, जी, इजीली कर लिया। बट नए वकीलों के लिए प्रॉब्लम बहुत सारी ये हुई, हुँ, क्योंकि एकदम से चीजें बदल जाना, फिर समझना, नोट्स बनाना। अब होता क्या है कि हमारे पास एक एफआईआर आती है, जी, तो एफआईआर का एक सीक्वेंस होता है। एफआईआर का जी, सीक्वेंस क्या है कि किसी इंसान के ऊपर 420 लगी है, हम सेक्शन देखते हैं 5-7 सेक्शन लगे हैं। हुँ, तो क्या है, 420, 468, 468, 471, 120 बी हुँ, क्लियर है, क्योंकि यही मैक्सिमम लगे होते हैं उसके जी, अंदर। अगर नया कानून अगर आ गया, नए में 318, 318, 338, 336, 340 और 61 ये लगा हुआ है। बाकी सब सेक्शन इसके आगे पीछे। पॉक्सो की अगर कोई एफआईआर लॉन्च हो गई, लड़का लड़की साथ भाग गए, तो 366 लग गया होगा उसके अंदर। हुँ, सब सेक्शन 6 या 4 लग गया होगा, हमको पता है वो चीजों के लिए कि जी, क्या लगाएंगे उसके अंदर। जी, अब डिपेंड करता है कि एफआईआर जब आए तो लगभग लगभग सेक्शन सेम होते हैं। जी, बहुत कम केस होते हैं जिसमें के सेक्शनों के अलग से एड ऑन किया हुआ होता है। जी, तो पहले वकील साहब यही पूछते हैं, जब भी आप बोलोगे सर मेरा केस है, केस क्या है, वो बोलता है रेप केस है। हुँ, फिर रेप में वो दिमाग में अपने आप डिवाइड कर लेता है, पॉक्सो भी हो सकता है, हुँ, गैंग रेप भी हो सकता है, नॉर्मल 64 का रेप हो सकता है, 69 का रेप हो सकता है। हुँ, ये बंदा बोलता है मर्डर केस है, क्लियर हो गया। हुँ, भाई 103 का सेक्शन है, क्लियर सी बात है, 302 पहले वाला सेक्शन है, क्लियर होगा ना यहाँ पर। जी, अब ये देखना मर्डर हुआ कैसे है। जी, मर्डर में 1 2 3 4 5 कितने लोग थे, साथ में ही थ्योरी क्या बनाई है, हुँ, किस थ्योरी के बेस पर आपको अरेस्ट किया है, जेल में आप कब से हो, आपके अगेंस्ट एविडेंसेस कौन कौन से हैं, ये सब देखना पड़ता है। तो हर एक केस वैसे तो अलग है, पर अगर हम केस थोड़ा सुन लेते हैं तो पता चल जाता है बीएनएस का सेक्शन कौन सा, आईपीसी कौन सा। इतनी चैलेंजिंग नहीं होती। जी। जी। तो सर अगर किसी को कोई किसी गलत केस में फँस गया है या फिर गलती से किसी गलत केस में फँस गया है, तो उसको वहाँ से निकलने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? सर चैलेंज तो देखो यही है कि पुलिस की आज भी यही सोच है कि बस बोलते हैं कि पिक एंड पुट, मतलब किसी को उठाओ और जेल में डाल दो, हुँ, बस किसी को अरेस्ट एंड सेंड टू जेल। ये जो एक थ्योरी चल रही है ना, ये थ्योरी हानिकारक है। इसलिए हानिकारक है, पहले देखना चाहिए खुद पुलिस वाले को भी कि वो जिसको अरेस्ट कर रहे हैं, क्या वो अरेस्ट जस्टिफिएबल है, जस्टिफाई कर सकते हो। जोगिंदर कुमार का जजमेंट है यूपी का, उसे बोलते हैं कि पुलिस किसी को अरेस्ट तो कर सकते हैं, बट ये रूटीन मैनर में नहीं होना चाहिए। जी, पर ये रूटीन मैनर में होता है। जी, थोड़ा सा पुलिस को लगा कि अच्छा ये अपराध हो गया, हाँ इसमें तो अरेस्ट कर सकते हैं, अरेस्ट। पुलिस चाहे तो मर्डर केस में भी किसी को 35(3) का नोटिस दे सकती है, जी, पर ये उनके दिमाग में ही नहीं आता। जी, बस उनको हर बंदे को सीधा पकड़ना है, जेल भेजना है। जी, तो ये जो चीजें हैं ना दोस्त, जो कि सामने कुछ चीजें आती हैं अक्सर, कि पुलिस को समझना चाहिए, ट्रेनिंग उस लेवल की होनी चाहिए हुँ, कि पहले खुद वो संधि विच्छेद कर सकें, जी, खुद वो डिवाइड कर सके, खुद समझ सके किस में तो मैं अरेस्ट करूं और किस में मैं अरेस्ट ना करूं। पर वो सबको अरेस्ट कर लेते हैं इसके अंदर। जी। जी। हम लोग इतनी क्राइम्स की बात कर रहे हैं सर, तो अपनी सोसाइटी में इतने जो क्राइम्स होते हैं तो उनको कम करने का क्या तरीका है? एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम लोग अपनी पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दें हम्म। और कुछ ऐसा तरीका होता है जो कोई ऐसा तरीका है जो प्रिवेंट कोई चीज़ें ले आएँ जिससे कि प्रिवेंट हो सके वो वाले क्राइम। हम्म। तो ज़्यादा कारगर क्या चीज़ होंगी आपके हिसाब से? देखिए लोगों की जो सोच है ना, लोगों की सोच की वजह से क्राइम होते हैं। जी, जितना ज्यादा विकसित इंसान होता जाएगा उतना ज्यादा वो क्राइम की तरफ भी बढ़ता जाएगा, कि सब लोग एक जैसे तो होते नहीं है। जी, अब हम बात करें कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दें कानून को अपने देश में, जी, तो जिस बच्चे की पिटाई ज्यादा होती है ना, बच्चा आगे जाके ज्यादा बिगड़ता है। जी, तो इसीलिए हम इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते, और अगर हम बिल्कुल लूज छोड़ देंगे तो कानून में जो अपराधी हैं उन्हें अपराध करने के लिए रास्ता मिल जाएगा। जी, तो अल्टीमेटली बार बार पॉलिसीज लानी चाहिए, कानून को स्ट्रिक्ट करना चाहिए किसी पॉइंट ऑफ एक वे पर जाकर, कि भाई ऐसा हुआ तो इसका फिर दंड ये है भाई।
जी, सोच लो आप क्या करना है। जैसे एनडीपीएस में रख दिया कि नहीं भाई, प्रूफ भी आपको करना है कि आपने अपराध नहीं किया। कानून को स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, जी, बट ये बिल्कुल ना भूलें कि अपना देश डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर इंसान को निकलने के रास्ते भी आपको साथ के साथ हुँ। देने पड़ेंगे। आप इससे बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। तो सर आजकल हम देखते हैं क्राइम के ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज़ बनती हैं, बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, तो और वो बहुत ही ग्लैमरस तरीके से दिखाई जाती हैं वो। तो क्या उसका जो हमारा यूथ है, उसके ऊपर क्या गलत असर पड़ता है? और उसके ऐसे केसेस क्या देखे हैं आपने? देखिए, फ़र्क तो पड़ता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं बिल्कुल भी। फ़र्क इसलिए भी पड़ता है कि आजकल के जो छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, जिनकी एज 10-12 साल है, जी, आप उनको देखो, आप उनकी मूवीज़ ज़रा सुनोगे कभी उनसे, कौन-सी मूवी पसंद है उनको, वो मूवी पसंद है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मार-काट मची हुई है। जी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक हाई लेवल की मूवी है जिसमें कि मार-काट ही है। अभी धुरंधर मूवी आई थी, इसकी बहुत ज़्यादा, ये जो ज़्यादा देखने वाले हैं ना, आप बोल दो कि नहीं इसमें रेटिंग लगा दी जाए कि इस एज से कम वाले बच्चे नहीं देख सकते, घर आएगी तब देख लेंगे। जी, नेटफ्लिक्स पे आई है, कहीं पर भी आएगी तब देख लेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जनरेशन है, ये जो बच्चे हैं या जो कम एज के लोग हैं, वो कहीं न कहीं ये मूवीज़ इन्फ्लुएंस करती हैं उन्हें। इन्फ्लुएंस करती हैं और उनको रास्ते भी दिखाती हैं कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता या ऐसा करने से ऐसा होता है। हर इंसान को किक मिलने वाली बात होनी चाहिए ना, कि मुझे किक किससे मिल रही है। तो हर इंसान सोचता है कि मैं ऐसा करूँगा तो इतना बड़ा आदमी बन जाऊँगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जी। वो गड्ढे खोद रहे होता है अपने लिए, गड्ढा खुद खोद रहा बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। पर फिर भी कुछ कर नहीं सकते, ऐसी मूवीज़ पर हालाँकि रोक लगनी चाहिए, बट फिर भी सामने वाला अपनी कुछ विचारों को प्रकट कर रहा है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, आप किस तरह से उसको लोगे, किस तरह से आप उसको वापस दोगे। आपके हिसाब से अगर हम लोगों को इस वाली अपनी सोसाइटी में हेनस क्राइम्स अगर कम करने हो, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या स्टेप्स उठाई जा सकती है? हमारे गवर्नमेंट या हमारे लॉ क्या एक मेजर स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? देखिए, जहाँ-जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा, उन जी, क्राइम्स को तो कम नहीं कर पाओगे, कम हो ही नहीं जहाँ-जहाँ पाएँगे। पैसा इन्वॉल्व होगा। जी, अब कोई इंसान मर्डर करता है जी। और या मर्डर हो जाते हैं, हुँ, अगर उन्हें उस तरफ थोड़ा मतलब अध्यात्म की तरफ भेजा जाए, तो शायद वो आदमी मर्डर ना करे। जी, बट उसकी पहली नीड है फाइनेंस, पहली नीड है पैसा। जी, तो पैसा तो ज़रूरत है ही ना। जी, जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, वो क्राइम नहीं रुकेंगे जल्दी से। जी। इसीलिए मेरा मानना ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन भी जो होती है ना, हुँ, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है, जी, उसकी इन्वेस्टिगेशन की डेली एक अपडेट होनी चाहिए। जी, आज क्या हुआ, आज किसको बुलाया, आज किसको, हालाँकि जीडी होती है, जर्नल जी, डायरी होती है, बट उसमें कितनी एंट्रीज़ फेयर होती हैं, ज़रूरी नहीं है। जहाँ-जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो, उसके लिए एक नया कुछ रूल लेके आना चाहिए गवर्नमेंट को, जी, जिसमें कि पुलिस वालों पर भी थोड़ी-सी नकेल कसी जा सके। और जहाँ-जहाँ पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ पर उन पर बड़ी शार्प आई रखी जाए कि भई क्या तो सही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन बायस होती हैं। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन में जिनको पकड़ना चाहिए, वो लोग उस पिक्चर में ही नहीं होते हैं। जी। जिन्हें नहीं पकड़ा जाना चाहिए था, वो पिक्चर में ज़रूर होते हैं। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। इसने आपने काफ़ी एनलाइटन किया मुझे और हमारे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा एनलाइटन किया। आप शो पे आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक सर। यू सो मच। मैंने कोशिश की जितना आपने सवाल पूछे वो जवाब देने की। बाकी तो मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि क्रिमिनल जो ये प्रैक्टिस है, ये बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ी है। अलग-अलग टॉपिक्स पे हम अगर बात करें, घंटों तक हम बात कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। बट कोशिश करें जितनी बातें बोली गई उतनी लोगों तक पहुँचे और लोग अपने आप को एजुकेट कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्य तो दोस्तों, आज की कन्वर्सेशन से ये समझ आता है कि लॉ सिर्फ रूल्स को सेट नहीं करता, बल्कि सोसाइटी को सेफ और बैलेंस रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है। मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगा मिस्टर वीरेंद्र वर्मा का कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। अगर आपको ये डिस्कशन इंटरेस्टिंग लगी, तो इसे ज़रूर शेयर करें और अपने थॉट्स और कमेंट्स बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन के साथ। नमस्कार।